सेक्शन में सबसे पहले हम लोग करते हैं कि अपना सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। फाइल न्यू प्रोजेक्ट exception ठीक है। और नीला हम करते हैं कि जेनेरिक्स के अंदर से यहाँ पर हम एक और प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट that will be our class library. Name it at models. Okay, bank account, current bank account, transfer bank account, and saving bank account. We don't need utility. We are going for the implementations, not for the examples. यूटिलिटी के अंदर तो हम लोगों ने सिर्फ एग्जांपल्स रखी थी, वो ज़रूरी नहीं कि वो एग्जांपल हर दफ़ा हम कॉपी पेस्ट करके हर प्रोजेक्ट में रखते भी नहीं। ओके, पेस्ट इट ओवर देयर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एक क्लास बनाते हैं, सॉरी एक वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इस प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं दैट्स आवर हैंडलर। गॉट इट। इसको मैं करता ऐसे हूँ कि इसके अंदर मैं रेफरेंस ऐड करता हूँ मॉडल्स का। ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम हैंडलर के अंदर बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर इंप्लीमेंट किया था ना। ठीक है, तो मैं वही बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर इधर ले आता हूँ, गेट ओवर देयर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग अब आते हैं अपनी एक्सेप्शंस की तरफ कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हैं क्या, एक्सेप्शंस को हैंडल क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इंट, मैं कहता हूँ नोमिनेटर 10 एंड डिनोमिनेटर 20, console write line, numerator divided by denominator. Okay, अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं, you will get 0. Why? फिलहाल हम इस चीज़ को भी छोड़ के हम कहते हैं चलो इस चीज़ की हम डिस्कशन में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ वैल्यूज़ को रेंज में लाते हैं ताकि हमें अपनी आउटपुट एक रीजनेबल मिल जाए। वी गॉट 2 आंसर, मिल गया। ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो ये कहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर अगर आपका 0 हो गया, डिवाइड बाय 0 is something that is not allowed. डिवाइड बाय 0 नॉट अलाउड। यानी कि मैथमेटिक्स में वो यही कहते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये एक बेसिक कंडीशन होती है। वो सेट ऑफ वैल्यूज़ भी होती हैं आपके पास, इनवैलिड वैल्यूज होती हैं जो कि अलाउ नहीं होती कभी भी सिस्टम को एज एन इनपुट। डोमेन में वो वैल्यूज़ नहीं आ सकती जो कि आपके डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। इनपुट में वो वैल्यूज़ नहीं आ सकती। ठीक हो गया। अब हम प्रोग्राम जब लिखने बैठे, हमने प्रोग्राम लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं किया, यूज़र ने इनपुट के अंदर डिनोमिनेटर में
ऐसी वैल्यू डाली कि वो ज़ीरो बन गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब ज़ीरो बना तो रैम ने कहा कि भाई अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय ज़ीरो इज ओवर एरर। ठीक है, हम कहते हैं कॉन्टिन्यू। अच्छा, अब क्या हुआ कि जिस वक्त मैंने इस प्रोग्राम को चलाया, क्या हुआ, प्रोग्राम यहाँ पे क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद प्रोग्राम ने मुझे कुछ डिटेल्स दी। ये डिटेल जो होती है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस तक रिवील कर सकती हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब, अच्छा देखिए, अब हमने अपना प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम को बड़े आराम से हमने रन किया और हमने कहा जी ओके, यूज़र को दे दिया कि भाई ये ले आप काम करें। काम कर लेना प्रोग्रामिंग के अंदर, आई थिंक सो इट्स क्वाइट इजी टास्क एज कंपेयर टू कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन दे दे जिसके अंदर आपने हर उस किस्म का सिनेरियो हैंडल किया हुआ है जो आपकी एप्लीकेशन को क्रैश होने की तरफ लेके जा सकता है, जो आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है। ये एक ऐसी इनपुट दी यूज़र ने जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई, क्रैश हो गई, यानी कि देयर इज एन एक्सेप्शन। दिस इज नोन एज एन एक्सेप्शन, जो आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो में चलाते चलाते उसके अंदर एक ऐसी कंडीशन जनरेट कर दे कि वो आपने हैंडल ना की हो। बेशक आपने हैंडल की भी हुई हो तो एक्सेप्शन ही रहती है। अब इस एक्सेप्शन को, ये जितनी भी एक्सेप्शन होती हैं, इनको हैंडल करना क्यों ज़रूरी होता है? इनको हैंडल करना दो पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसे हम कहते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो हमारी एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद, देखिए एप्लीकेशन के अंदर बग्स आते हैं, लेकिन बग आने के बाद या लेट्स से कोई एक्सेप्शन आने के बाद एप्लीकेशन को बिल्कुल ही ना, जिसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वो हवास बाफ्ता हो जाए और पता चले कि पता नहीं मैंने किस दरवाजे से बाहर निकलना है। ठीक है ना, बहुत ही इसे कहते हैं ना कि मैं अगर बहुत ही वर्ड इस्तेमाल करूं तो सेंसिबल वे में एप्लीकेशन को अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन ये एप्लीकेशन खुद तो मेंटेन नहीं रखेगी ना, प्रोग्रामर साहब ने मेहनत करनी होगी। तो एक तो बात होगी यूज़र एक्सपीरियंस की, क्योंकि यूज़र को अगर इस तरह की एरर्स आई और यूज़र को ये पता चला कि भाई ये जो सबमिट का बटन है, इस बटन को अगर एक दफ़ा दबाने के बाद दोबारा दबा दूंगा तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा और एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, एप्लीकेशन दोबारा रन करनी पड़ेगी। तो वो कहेगा भाई ये तो जो इलम है ना, ये सीना ब सीना देना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। यानी कि आपके फॉर्म खुला, आपने लेट्स से टीचर की एंट्री सिस्टम बनाई हुई थी एग्ज़ाम की बच्चों के लिए, बच्चों के एग्ज़ाम के रिजल्ट टीचर इंटर कर रहा था, सेव किया, दूसरी दफ़ा दोबारा सेव का बटन दबाया तो उसने देखा कि नहीं यार, शायद रिक्वेस्ट नहीं गई सर्वर पे, क्योंकि नॉर्मली जो था ये जो स्क्रीन है गायब हो जाती है और मैसेज आ जाता था। तो लेकिन अब ना 2 सेकंड ज़्यादा गुजर गए तो मैं दोबारा दबा देता हूँ सबमिट के बटन को, वो सबमिट के बटन को दोबारा दबा देता है। अब इसके नतीजे में होता क्या है, इसके नतीजे में ये हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी क्लास में 12 स्टूडेंट थे लेकिन 24 का रिजल्ट डाला हुआ होता है। कहते हैं हर बच्चे का रिजल्ट 2 दफ़ा डाला है, हर बच्चे का उस एग्जाम का रिजल्ट 2 दफ़ा डाल गया। इस चीज़ से फिर वो लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो यूज़र ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए डेफिनेटली वो आजकल मार्केट के अंदर इज हेल ऑफ वेराइटीज़ और हेल ऑफ यूज़र एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है जो बड़े आराम से और डेवलपर को भी बगैर किसी लंबी चौड़ी तकलीफ दिए अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि चीज़ों को तैयार कर देते हैं। यूज़र कहता है ठीक है यार, मैं क्यों ना उस चीज़ की तरफ जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ इस चीज़ की तरफ। ठीक है, यूज़र का तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अब ये देखिए, इसने जो एप्लीकेशन ने जो इन्फॉर्मेशन रिवील की है ये यहाँ तक बता देता है कि डॉट नेट का कौन सा वर्जन है। ठीक है, ASP.NET का कौन सा वर्जन चल रहा था, IIS का कौन सा वर्जन चल रहा था, विंडोज़ कौन सी चल रही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा था, हर चीज़
पूरा फ्लैग इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील कर देता है कहाँ पे, क्लाइंट को। तो क्लाइंट हर दफ़ा तो अल्लाह खैर करे ना कि हमारी मतलब का यानी कि मिटिगेट क्लाइंट नहीं होगा ना, और इतना अच्छा क्लाइंट भी हो सकता है ना हो, कोई ऐसा क्लाइंट बैठा हो जो कहे कि ये एप्लीकेशन ज़रा एक दफ़ा फटे ताकि इसकी जो फ्रेमवर्क्स हैं, इसकी जो चीज़ें हैं वो मेरे ऊपर रिवील हों। क्योंकि जो बंदा एज एन अटैकर या बुरे इंटेंट के साथ आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, वो तो ये चाहता है ना कि मेरी अटैक सरफेस क्या होती है, किसी भी अटैकर के लिए अटैक सरफेस क्या कहलाती है, जहाँ से उसने कोई भी रिपोर्टेड और अनरिजॉल्व या अनहैंडल्ड वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करनी हो। अब वल्नरेबिलिटी क्या होता है, देखो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जितने, ये भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है ना, ये भी किसी ने लिखे हैं, तो इनके अंदर भी बग्स हैं। तो वो बग्स जो है ना वो नॉन बग्स होते हैं, वो वल्नरेबिलिटीज की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया होता है कि यार अगर लेट से आप कोई इमेज फाइल ले लो और इमेज फाइल के साथ ये हरकत कर दो तो वो आपके ऊपर शेल खोल देता है सिस्टम को लाके। ठीक है, वो कहता है यार फला ये काम कर दो तो इस तरह कर दो, तो आप एक ऐसे यूज़र से लॉगिन हो जाते हो जो बहुत ही एस्केलेटेड प्रिविलेज यूज़र अकाउंट होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बेतहाशा मौजूद हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों के बारे में यूज़र को, अगले अटैकर को पता है, और अगर उसको ये पता चल जाए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, तो उसने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिर्फ वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट निकालनी है और उसने हिट कर जाना है आपके सर्वर के ऊपर आके। बात समझ आई? या उसने .NET की वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट निकाल, उसने कहा जी .NET फ्रेमवर्क 4.5 यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, 4.5 यूज़ हो रहा है, गुड। वो .NET फ्रेमवर्क 4.5 की वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट निकालेगा और कहेगा चलो जी यहाँ इसके ऊपर अटैक करते हैं। क्या तो अटैक की लिस्ट उसके पास वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट पड़ी होगी, और नॉन अटैक्स की जो टाइप है, जिस तरह अटैक करना है वो अटैक भी तैयार हुआ हुआ पड़ा होता है, उसके स्क्रिप्ट पड़े हुए होते हैं। आजकल तो जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट किडी बनना तो बहुत आसान काम है ना। ठीक है, स्क्रिप्ट पड़े होते हैं, उठाया डाले ठक ये ले जी चले जी अगले का सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है। आजकल की साइबर सिक्योरिटी जो चल रही इन्वायरमेंट चल रही है, या साइबर वॉरफेयर जो सब इस वक्त जो एक आपको इन्वायरमेंट मिलती है, या एक एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, उसके अंदर कभी भी यानी कि बहुत कम इंटेंट हैकर का या अटैकर का ऐसा होता है कि वो आपके चलते हुए सिस्टम को बिठाए, ना कि वो बड़े अटैक की तरफ जाता है। वो आपके सर्वर से फिर और मज़ीद आगे पेनिट्रेट करके रूट लेवल के सर्वर से जाने की कोशिश करता है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को और दे दूं कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी होस्टिंग जो है वो शेयर्ड होस्टिंग पे नहीं की होती, अपनी वेबसाइट शेयर्ड होस्टिंग पे नहीं रखी होती। क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है ना abc.com, ये किसी ऐसे सर्वर पे रखी जाएगी जहाँ ऑलरेडी कोई 40,000 साइटें चल रही हैं। और ठीक है, अब आपने अपनी वेबसाइट तो बड़ी फिट बना के रखी हुई ना, हर तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट की हुई है, लेकिन उसके ऊपर और चलने वाली साइटें जो कि होस्ट हुई हुई हैं, हो सकता है वो वल्नरेबल हो। ठीक है, लेट से जिस बंदे ने अटैक लॉन्च करना है वो भी अपनी एक लूज साइट वहाँ पे होस्ट करवा दे, उसके बाद पेनिट्रेट करके घुस जाए सर्वर पे, घुस के और आपकी साइट के ऊपर आ जाए, तो आपकी साइट जो है इनडायरेक्टली भी कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती है, आपके एप्लीकेशंस को इनडायरेक्टली भी कॉम्प्रोमाइज़ का निशाना बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी की जब भी हम बात करते हैं ना, सिक्योरिटी इन डेप्थ होती है, सिक्योरिटी एक पॉइंट पे नहीं होती, पूरी लेयर पे होती है। अच्छा, अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं जी ठीक है हम इसको सेट करना चाहते हैं, तो नो इफ़ वी वांट टू अचीव दिस, कि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन छुपाना चाहते हैं कि यार ठीक है एरर आ गया ना, अब एरर ऐसे एक्सपोज नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? उसके लिए फिर करते ही हैं कि हम जितना अपना कोड लिखते हैं ना, ये एक स्पेशल ब्लॉक है, जिस ब्लॉक को हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई कैच ब्लॉक कहते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपना वो कोड लिखते हैं जो कोड हमारा इंटेंडेड कोड होता है, कि हमने यार ये हमारी इंटेंशन है कि ये कोड चलना चाहिए। ठीक है, और कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग, अब अगर वहाँ पे कोई एरर आ गया तो ये कैच के अंदर आके कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ से हमने एक्सेप्शन दोबारा थ्रो नहीं करनी,
अब यहाँ पे मैं सिंपल इतना कर लेता हूँ CW कंसोल राइट लाइन करके मैं कहता हूँ EX का मतलब है कि जो भी एक्सेप्शन रिसीव हुई है वो ज़रा प्रिंट तो करके दिखाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो प्रोग्राम चला के हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। देखिएगा अभी ये देखें, ये इसने काफ़ी कुछ बताना शुरू कर दिया। इसने कहा सिस्टम डॉट डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का टेक्स्ट क्या है, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाई जीरो। ठीक है, एट इस मेथड पे इससे इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इससे कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इंफॉर्मेशन आप प्रोग्रामिंग लेवल पे रोक सकते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि भाई यूजर को मैसेज पता क्या देना है, बस बस यूजर को मैसेज आएगा एरर है रिकॉर्ड। अब यूजर की बला से यहां हम लोग ये कह सकते हैं कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिन। ठीक है ना, हम यूजर को सिर्फ इतना मैसेज दे देंगे एरर, बस। ठीक है ना, हाँ हाँ जी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इस एक्सेप्शन को ट्रेस करते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है। देखियो यहाँ पे इस एक्सेप्शन के अंदर हम कहते हैं EX डॉट, सॉरी सबसे पहली बात है EX डॉट क्या चीज़, मैसेज। ठीक है, फिर EX डॉट स्टैक ट्रेस, ये जानबूझ के मैं सारी इंफॉर्मेशन तोड़ रहा हूँ। टारगेट साइट, सोर्स, देखिएगा जरा, मैसेज क्या आया था, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो। स्टैक ट्रेस क्या बताता है, स्टैक ट्रेस ये बताता है कि कहाँ कहाँ से कॉल होती हुई आई है। तो उस फंक्शन ने उसको कॉल किया, उसने उसको कॉल किया, उसने उसको कॉल किया, और उसने कहा कि नहीं भी मसला है। ठीक है, बात समझ आई। उसने कहा ना ऐड कंसोल ऐप दिस इन लेक्चर दिस 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 दिस, ये फाइल और लाइन नंबर दिस बता दिया। उसके बाद उसने बताया जी टारगेट साइट का क्या मतलब है, कौन सा फंक्शन है जिसने एरर जनरेट की है। सोर्स का मतलब है कौन सी क्लास है जिसने एरर जनरेट की है। तो वहाँ पे हम ये चीज़ें तो नहीं शो करेंगे ना, ये जस्ट सिर्फ अपने आप के लिए है कि मतलब जब कोडिंग कर रहा हूँ एरर आए, एक्सेप्शन आए तो नफ्स एक्सेप्शन की पीछे पूरी लॉगिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सेप्शन आ रही है बार बार, आप बाद में अपने बंदों को कहते हैं नहीं यार इसका RCA करें, रूट कॉज एनालिसिस करें। तो रूट कॉज एनालिसिस तो तब होगा ना जब उनके पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी लॉग होगी, तो वो उस लॉग को निकालेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे कि लॉग क्या कह रही है। ठीक हो गया, नेक्स्ट, ये काम समझ आ गया। अच्छा, हम अब आते हैं अपने लिस्ट हैंडलर के अंदर। यहाँ पर अगर हमने हैंडल करना हो तो कैसे करेंगे, और यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्शन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन ये हो सकती है, जैसे बैंक अकाउंट डॉट ऐड है, मैं कह रहा हूँ जो बंदा डाटा भेज रहा है हो सकता है वो डॉट ऐड के मेथड के अंदर, चूंकि ये रेफरेंस टाइप है तो नल भी तो भेज सकता है ना। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ इफ बैंक अकाउंट डबल इज इक्वल्स टू नल। मैंने हमेशा कहा है ना कि डिफेंसिव कोडिंग करे, पहले एरर्स को हैंडल करे, तो मैं कहूँगा थ्रो न्यू आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन, नल डेटा फॉर बैंक अकाउंट। ठीक है,
अब मैं क्या काम करूं, मैं काम करता हूं, ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर, एड रेफरेंस टू हैंडलर, बैंक अकाउंट, अच्छा लिस्ट हैंडलर इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ लिस्ट हैंडलर, बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर। तो मैं कहता हूँ लिस्ट हैंडलर डॉट ऐड और यहाँ पे नल भेज देता हूँ, ठीक है ना। चलिए चलाएं अपना कोड। अकाउंट टाइप कैन नॉट बी फाउंड, क्या हो गया, अच्छा ये है यूटिलिटी में क्या ऑपरेशन है, ओके सॉरी, ठीक है लेंगे, ठीक है। क्या आ गया, वैल्यू कैन नॉट बी नल, पैरामीटर नल डाटा फॉर द बैंक अकाउंट, समझ आ गई। ये वो एक्सेप्शन है जो हमने भेजी, ये वो एक्सेप्शन है जो कि विजुअल स्टूडियो ने रिसीव की, वैल्यू कैन नॉट बी नल, आर्गूमेंट नल एक्सेप्शन है ये ना। मैं अब ये करता, मैं वहाँ पे आर्गूमेंट नल एक्सेप्शन थ्रो की थी ना, मैं यहाँ पे न्यू एक्सेप्शन थ्रो कर देता सिंपल, मैं विजुअल स्टूडियो की एक्सेप्शन ना करता, मैं अपनी एक्सेप्शन थ्रो कर देता। अब यहाँ पे क्या आता, नल डाटा फॉर द बैंक अकाउंट। असल में वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे एक एक्सेप्शन थी आर्गूमेंट नल एक्सेप्शन, इस केस में विजुअल स्टूडियो खुद ये मैसेज देता है वैल्यू कैन नॉट बी नल, ठीक है। हाँ जी, आर्गूमेंट नल एक्सेप्शन बनी हुई है, कस्टम एक्सेप्शन जिसे अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, वो बनाई हुई है उसने, ठीक है। कस्टम बन सकती है, कस्टम एक्सेप्शन भी बन सकती है, ठीक है। बात समझ आ गई, कोई इशू इसके अंदर, दैट्स इट, ठीक। अच्छा अब मैं कहता हूं कि जैसे ये बैंक अकाउंट डॉट ऐड है, ठीक है, ये मेथड तो है, मैं बैंक अकाउंट में जाता हूं और यहां पे ओपनिंग बैलेंस है, ठीक। ओके मैं इधर आके अपने पास ऐड न्यू क्लास, ठीक है, बल्कि एक फोल्डर बना लेते हैं पहले, ऐड न्यू एक्सेप्शंस, और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास, और इसको मैं कह देता हूँ कि बैंक अकाउंट एक्सेप्शन, मैं अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनाने लगा हूँ। अब मैं कहता हूँ दैट्स माई पब्लिक, कस्टम एक्सेप्शन को बनाने के लिए क्या करेंगे, उसे हम एक्सेप्शन ही क्लास से इनहेरिट करेंगे, जी जी, ठीक है ना। एक्सेप्शन ही क्लास बनी हुई है, एक्सेप्शन ही क्लास को अगर मैं जाके देखूं तो इसके अंदर 4 कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं, पैरामीटर लेस, विद मैसेज, विद एन एक्सेप्शन एंड फॉर सीरियलाइजेशन, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन, यानी मैं अभी करवाता हूँ आप लोगों को एग्जैक्टली, कोई मसला नहीं। चले इनर एक्सेप्शन की आपने बात की है ना, इनर एक्सेप्शन इसी वक्त कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक नई एक्सेप्शन बनाता और यहाँ पे इनर एक्सेप्शन में मैं कह देता न्यू ऑफ आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन। अब ये देखें क्या हुआ, एक एक्सेप्शन मैंने भेजी नल डाटा, और इनर एक्सेप्शन में आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन, ठीक है। मैंने बल्कि इसको मज़ीद अगर तरीके से करें तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन को मैं मेन एक्सेप्शन के तौर पे भेज देता हूँ, और आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन के अंदर मैं
इनर एक्सेप्शन के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई ये आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन है, और मैं इसको कहता, ये कह रहा है जी पैरामीटर नेम मैसेज, सॉरी मैसेज में मैं कह देता कि नल डाटा, और इनर एक्सेप्शन में बता देता मैं नल डाटा फॉर बैंक अकाउंट है। आप देखें ना क्या होगा, रन किया, क्या बता रहा है मैसेज में, नल डाटा। अब वो जो अंदर वाला मैसेज है ना, वो किसके लिए होता है, वो डेवलपर के लिए होता है। डेवलपर्स क्या करेंगे, अपने पास ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, इधर आएंगे, यहाँ आके ब्रेक पॉइंट लगाएंगे जब भी डेवलपर इस एरर को देख रहा होगा। इनर एक्सेप्शन डेवलपर के लिए होती है। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, इसको मैंने रन किया, जो ही रन किया एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप F10, ओके ठीक है। ये देखिए, अब अगर आप इसको, मैं इस ब्रेक पॉइंट को इधर तक पहुँचा देता हूँ और यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब EX को अगर मैं एक्सप्लोर करूँ, ठीक है, मैं ये देखूँ कि EX के अंदर क्या आया है, ठीक है। तो ये EX को खोलें, EX के अंदर ये देखिए एक इनर एक्सेप्शन भी है। इस इनर एक्सेप्शन के अंदर वो मैसेज आया जो मैंने भेजा था, समझ आई। तो डेवलपर्स क्या करते हैं कि डेवलपर्स जो भी एप्लीकेशन वाले बनाने वाले, वो क्या करते हैं कि वो अपना ओरिजिनल जो मैसेज होता है वो इनर एक्सेप्शन में भेजते हैं डेवलपर के लिए, और यूज़र के लिए मैसेज होता है वो नॉर्मल भेजते हैं। वो इस पैटर्न को बना लेते हैं और इस पैटर्न को थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो टेंशन नहीं रहती। कुछ भी मसला आता है तो यूज़र को सिंपल EX डॉट मैसेज शो करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि यार कभी भी ओरिजिनल एरर यूज़र को नहीं पता चलता। जैसे यूज़र को कभी भी ये मैसेज नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो रही है, कनेक्शन स्ट्रिंग गलत दी हुई है, और पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग शो हो रही होती है, डाटा सोर्स फला फला। आखिर मजे की बात है, आगे यूज़र नेम और पासवर्ड भी आ रहा होगा। अब देखें, जो बात मैंने उस वक्त की थी, जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपका जो यूज़र होता है, जो आपका लेजिटिमेट यूज़र नहीं होता, वो क्या करता है, वो ऐसे यूज़ केसेस जनरेट करता है, ऐसे टेस्ट केसेस बनाता है जिससे एप्लीकेशन फटे। और एप्लीकेशन जब फटती है तो वो क्या करती है, प्रोग्रामर की ज़रा सी गलती और उसने एप्लीकेशन के अंदर घुस जाना। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है ना, बस फिर मौजे लग जाती हैं उसकी। लॉगिन का पेज बहुत सेंसिटिव पेज होता है, ठीक है। उसके अंदर एक तो इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, दूसरे कभी यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ट्रैवल नहीं करने चाहिए नेटवर्क के ऊपर। ऐसे एल्गोरिदम लगाने चाहिए कि यूज़र नेम भेजेंगे, वो पासवर्ड को, इनके डिफरेंट फिनोमेनाज होते हैं, एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं कि यहाँ यूज़र नेम है, उसके अगेंस्ट पे पासवर्ड जो यूज़र ने एंटर किया उसको इस तरह कर देंगे, उसका जो इनक्रिप्टेड फॉर्म है वो आगे भेजेंगे, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म को डिक्रिप्ट करेगा, फिर वो पासवर्ड जनरेट करेगा और फिर चेक करेगा कि ये वैलिड यूज़र है कि नहीं है। इस तरह चीज़ें होती हैं सर्वर और क्लाइंट साइड के ऊपर। ऐसे कभी नहीं होता कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों प्लेन जा रहे हैं और वो यूज़र आगे डाटाबेस में पढ़ रहा है, ओके हो गया तो इसको मैसेज आ रहा है जी यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है जी कि यूज़र नेम इज़ करेक्ट बट पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है ना। ऐसे मैसेज कभी नहीं देने चाहिए, सिंपल बताना चाहिए यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड, ठीक है ना। ऑप्शन दे दें ताकि वो अपना क्या कहते हैं बैंड अपना टारगेटेड तो ना कर सके ना, अपनी जिसे कहते हैं ना अटैक सरफेस, वो प्रिसाइज ना कर सके। जब अलर्ट से हम कहते हैं यार एक वेब एप्लीकेशन बन गई, अब इसके ऊपर बताएं ना जी, इसको आप जनाब सब आप लोगों को है कि इसको अटैक करें या उसके ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए इसके ऊपर अटैक लॉन्च करें, तो बंदा कहेगा भाई इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा ऑप्शन हैं, इतने ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, हाउ कैन आई डू दैट। मुझे पता तो चले ना कि ये किस फ्रेमवर्क में बनी हुई एप्लीकेशन, फिर मैं आगे नैरो करता हुआ जाऊँगा ना।
ठीक हो गया ना? तो वी विल गेट द थिंग। ओके, ये नल वाली कहानी मैंने आपको बता दी। अब हम अपना कस्टम एक्सेप्शन बना रहे थे, बैंक अकाउंट एक्सेप्शन। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, लेकिन मैं इस कंस्ट्रक्टर को बनाते हुए मैं अपनी बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लूँगा, खुद कभी कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, इसी तरह मैं अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा और यहाँ पे यूज़र को कहूँगा कि भाई तू मैसेज दे दो, और यूज़र जो भी मैसेज देगा ये मैसेज उठा के मैं बेस क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को दे दूँगा जो सिर्फ मैसेज ले रहा है। ठीक है, और इसी तरह मैं कहूँगा चलो यार ऐसा करो कि अब मुझे ऐसा एक तो मैसेज दे दो और एक एक्सेप्शन दे दो जो कि इनर एक्सेप्शन होगी। और मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों चीज़ों को उठा के बेस क्लास में थ्रो इन कर दूँगा। ये मेरी अपनी कस्टम एक्सेप्शन की क्लास बन गई। ठीक हो गया। मैं अब इधर आता हूँ, बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर के अंदर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब आपने ना ये काम ऐसे नहीं करना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ये ओपनिंग बैलेंस वाली कहानी है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस, बल्कि मैं चलें यहाँ पे लॉजिक और रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर कोड, मैं जानबूझ के एक नई चीज़ खोल रहा हूँ आपके सामने। रेगुलर एक्सप्रेशन का नाम लिखा है लॉजिक और रेगुलर लॉजिक फॉर ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत छोटी सी लॉजिक लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 है, हो सकता है ना कोई ओपनिंग बैलेंस 0 दे दे, तो मैं कहूँगा ओके यार थ्रो करो न्यू बैंक अकाउंट एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ ओपनिंग बैलेंस इज इनवैलिड। जी जी, मैंने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, मेरी मर्जी में जो मर्जी कंस्ट्रक्टर बनाऊँ। ठीक हो गया ना? अब क्या होगा, मैं इस हैंडलर के अंदर आता हूँ, सॉरी अपने मेन प्रोग्राम के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, और कोड इसको मैं दे देता हूँ हैंड 1 2 3 4, ओपनिंग बैलेंस जानबूझ के 0, टाइटल, ठीक है, आस्क होराइजन्स। ठीक हो गया ना? ये मैं देता हूँ। अब ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, करेगा ना? वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस इज इनवैलिड। हाँ जी, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इतना बड़ा स्टैक ट्रेस कर दिया, मैं इस सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस इज इनवैलिड, जहाँ पे मैंने एक्सेप्शन थ्रो किया वहाँ पे मेन क्लास के अंदर। हाँ, बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर, ठीक है ना? ये देखें लेस देन 500 हो तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चले हम एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लेस देन 500 है। अब मैं इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन ही मैं कहता हूँ जी बैंक अकाउंट एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसे रन करें, यहाँ पे दे देगा। अच्छा, मैं अब ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल ठीक देता हूँ। ठीक है, मैं जो टाइटल है ना इसका वो एम्प्टी देना शुरू कर दूंगा।
ठीक है, टाइटल एम्प्टी दे दूंगा। देखा, टाइटल कांट भी एम्प्टी। बात समझ आई है ना? कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ को हैंडल करेंगे हम लोग। हम कहेंगे ये काम ऐसे होना चाहिए। आपको एक्सेप्शन बनाना आ गया, एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन को यूज़ करना आ गया, अपनी एक्सेप्शन बनाना आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपने अपनी एक्सेप्शन तो बना ली। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये जैसे कैच एक्सेप्शन, आपने ये जेनेरिक एक्सेप्शन कैच कराई हुई है। मैं कहता हूँ यार बात ये है कि आपके पास एक्सेप्शंस की एक हायरार्की मौजूद है, एक्सेप्शंस की एक हायरार्की मौजूद है। तो हमारी जो एक्सेप्शन है बैंक अकाउंट एक्सेप्शन, दैट इज चाइल्ड ऑफ द मेन एक्सेप्शन क्लास। तो अगर मैंने कैच करना है तो कैच में उसको किस ऑर्डर में होना चाहिए? हमेशा सबसे पहले चाइल्ड एक्सेप्शन को सबसे पहले, फिर उसकी पेरेंट, फिर उसकी पेरेंट, फिर उसकी पेरेंट। अगर मैंने यहां पे कैच करना है तो चाइल्ड एक्सेप्शन पेरेंट से पहले होनी चाहिए। बैंक अकाउंट एक्सेप्शन आपकी एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड है ना। अगर ये एक्सेप्शन बाद में लिखी गई तो ये कहेगा भाई इससे ज़्यादा जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडल हो रही है, इस तक मैं लाऊंगा ही नहीं कोड को। ये देखना भी, ये देखें ये कह रहा है ना, अब प्रीवियस कैच क्लॉज ऑलरेडी कैचेज ऑल एक्सेप्शन ऑफ दिस और ऑफ इस सुपर टाइप। जी, फ्लो बहुत इनका इंपॉर्टेंट होता है जी। हाँ जी, ये फ्लो आपने रखना, अगर आपने ऐसा रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे कहने का मतलब है, आपने एक्सेप्शन बनाई फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, डायरेक्टरी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और फिर आपने कहा एक जेनेरिक एक्सेप्शन है। तो फाइल नॉट फाउंड और डायरेक्टरी नॉट फाउंड एक ही लेवल की एक्सेप्शन है, लेकिन जो जेनेरिक एक्सेप्शन है वो पेरेंट एक्सेप्शन है, उसको नीचे होना चाहिए। व्हाट दैट? हाँ, ये एक्सेप्शन की बात है। अच्छा, आपने अभी ट्राई और कैच तो देख लिया, आप लोगों ने ट्राई कैच देख लिया। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा और काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाते हैं, ऐड अ न्यू क्लास। मैं इसको नाम दे देता हूँ फाइल प्रोग्राम, और इसको मैं कह देता हूँ दैट्स ओवर svm स्टैटिक वॉइड मेन, गो फॉर ट्राई कैच। ठीक, अच्छा, और मैं करके फाइल प्रोग्राम को स्टार्टअप बना देता हूँ, बाकी सबको मैं क्लोज। वहाँ पर जो चीज़ मैंने समझानी थी मैंने समझा दी। नेक्स्ट अब हम आते हैं ट्राई कैच के अंदर। अब मैं ये आपको बताता हूँ, लेट्स से हम कहते हैं स्ट्रीम रीडर। ठीक है, स्ट्रीम रीडर क्या है? फाइल को अगर रीड करना हो तो स्ट्रीम रीडर यूज़ करते हैं, राइट करना हो तो स्ट्रीम राइटर यूज़ करते हैं। हाँ, ये रीडर और राइटर की क्लासें हैं ना, स्ट्रीम रीडर, स्ट्रीम राइटर, स्ट्रिंग रीडर, स्ट्रिंग राइटर। ठीक है, ये टेक्स्ट रीडर, टेक्स्ट राइटर। स्ट्रीम रीडर्स इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्ट्रीम रीडर। अब स्ट्रीम रीडर को हमने क्या देना होता है? इसको हमने पाथ देना होता है। मैं इसको सॉरी पाथ देता हूँ, और हम लोग चलिए यहाँ तक का ये सारा पाथ मैं उठाता हूँ। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि पाथ इज इक्वल्स टू, और ऐड का सिंबल डाल के मैं ये सारा काम कर देता हूँ। ऐड इसलिए डाला है कि अगर ऐड नहीं डालूंगा तो जितने भी करेक्टर है उनको एस्केप आउट करना पड़ेगा। या तो उनको एस्केप आउट करो, एस्केप आउट करने का मतलब है कि हर एक के साथ वो करेक्टर दोबारा डालो। ठीक है, उससे बचने के लिए मैं कहता हूँ नहीं यार वो बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी, तो इससे बेहतर है ये। ठीक है, तो मैं कहता हूँ हैं,
हाँ जी, बिल्कुल, इनकी जो भी स्ट्रिंग्स होंगी जिनमें ऐसे करेक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि चलो यार डॉलर, और ये चूँकि रीडर है तो मैं यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, फाइल .txt, हम कहते हैं वेलकम टू आस्क होराइजन्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि पाथ, ठीक हो गया, सारा पाथ आ जाएगा, और मैं कहता हूँ कि फाइल .txt, ठीक है, ये स्ट्रीम रीडर आ गया। अच्छा, मैं अब इसके अंदर काम करता हूँ, तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे फाइल 1.txt कर देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये एक्सेप्शन आ गई है ना, ठीक है। ये इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम कहते हैं ex डॉट मैसेज, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड आ गया ना, ठीक है। उसने कहा जी मुझे फाइल मिली नहीं है, हम कहते हैं चल भाई, ठीक है, अब फाइल मिल गई है, एक्सेप्शन नहीं आई। चलो हम एक काम करते हैं ना, इसके लिए हम लोग कहते हैं कंसोल राइट लाइन स्ट्रीम रीडर डॉट रीड टू एंड, ये मेथड रन कर देते हैं, वेलकम टू आस्क होराइजन्स आ गया, फाइल और कंटेंट उठा के रीड कर लिया ना हमने, ठीक हो गया, ये काम कर लिया। अब मैं आपको असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास दो तरह की रिसोर्सेज होती हैं, एक होती है मैनेज रिसोर्सेज और एक होती है अनमैनेज रिसोर्सेज, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट डिटेल ऑन दिस मैनेज्ड वर्सेस अनमैनेज्ड रिसोर्सेज सी शार्प, ठीक है। अगर आप इस आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल देख लें, ठीक है, कि अनमैनेज रिसोर्सेज और मैनेज रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि अनमैनेज रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको मैनेज हम नहीं करना होता, जिसको कभी रैम .NET खुद मैनेज नहीं करता। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने नेटवर्क के ऊपर सॉकेट खोल ली, अनमैनेज रिसोर्स है, डाटाबेस का कनेक्शन खोल लिया, अनमैनेज रिसोर्स है, ये फाइल खोल ली, अनमैनेज रिसोर्स है, खुद बंद करनी पड़ेगी। रैम कभी भी इसको बंद नहीं करेगा, रैम कभी भी इसको ख़त्म नहीं करेगा जब तक प्रोग्राम चल रहा है। यानी ख़त्म करने का मतलब है कि अगर प्रोग्राम चल रहा है और आपने इससे काम लेके फारग कर दिया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये जगह, ये जो रिसोर्स ने जितनी स्पेस ऑक्युपाई की हुई है वो कभी भी वापस नहीं जाएगी। अनमैनेज रिसोर्सेज को बड़े तरीके से यूटिलाइज करना पड़ता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम से आप जगह मांगेंगे, रिसोर्सेज मांगेंगे, मेमोरी मांगेंगे ना, जब मेमोरी मांग लेंगे या फाइल को ओपन कर लेंगे तो फाइल को क्लोज करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रोग्राम कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई अब डेवलपर साहब हो सकता है बाहर चले गए तो मैं बंद कर दूँ, ठीक है ना। उन चीज़ों के ऊपर गार्बेज कलेक्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता अनमैनेज रिसोर्सेज पे। कैसे हैंडल किया जाए इसका, फिर इसको हैंडल करने के लिए फिर हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसको हम फाइनली का ब्लॉक कहते हैं। ये वो ब्लॉक होता है जी हर सूरत में एग्जीक्यूट होता है, जो कि हर सूरत में एग्जीक्यूट होता है, चले या ना चले, कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे फाइनली ब्लॉक, ये आ गया, ये ट्रू कंडीशन है, आ गया फाइनली ब्लॉक में चला गया, ठीक है। चलो जी एरर जनरेट करते हैं, एरर जनरेट हुआ, फाइनली ब्लॉक चला, तो ये भाईजान हर हालत में चलेंगे। मैनेज रिसोर्सेज वो होते हैं कि जिनको यूज़ करके आप जो ही फ्री होते हैं ना, तो प्रोग्राम खुद ब खुद उन रिसोर्सेज को मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कर देता है, ठीक है ना। अब अनमैनेज रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको प्रोग्राम कभी भी नहीं समझता खुद से कि फारिग होगी कि नहीं होगी। हो सकता है नेटवर्क के ऊपर आपने फाइल खोली या सॉकेट खोली, आप चाहते हैं पूरे दिन के लिए खोलनी है, खोली रखें आप, ठीक है ना।
आपको फ्रेमवर्क क्यों रोके कि नहीं खोलनी? रोकें, ठीक, लाए आप, आपकी मर्जी, आपने खोली, आप जिम्मेदार हैं। तो क्या करेंगे? अभी देखें, जैसे मैंने स्टीम रीडर का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया था, अगर मैंने स्टीम रीडर के ऑब्जेक्ट को फाइनली के अंदर आके एग्जीक्यूट करना है तो स्टीम रीडर का ऑब्जेक्ट इधर ग्लोबल स्कोप में होना चाहिए। हाँ जी, तो क्या करूंगा मैं? यहां मैं स्टीम रीडर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके इसको नल से इनिशियलाइज कर दूंगा और यहां पे मैं इसे यूज करूंगा, बल्कि दोबारा रीडिक्लेयर नहीं करूंगा। अब जब इधर अंदर घुसाऊंगा मैं तो यहां पर आके मैं इसको कहूंगा इफ स्ट्रीम रीडर इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो हम कहेंगे स्ट्रीम रीडर डॉट डिस्पोज, जगह वापस, ठीक है, हो गया ना, ठीक हो गया। अच्छा, इन चीज़ों को एक तो तरीका ये है यूज़ करने का, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ और मैं अनमैनेज्ड वैम के नाम से बनाता हूँ और इसको SVM कर देता हूँ, ठीक है। और जितना भी कोड इसके अंदर लिखा था वो सारा कोड मैं उठा के उधर ले आता हूँ, ठीक है। स्टीम रीडर सिस्टम आयो की नेम स्पेस के अंदर है, वो नेम स्पेस इंक्लूड करानी पड़ेगी, दैट्स इट। दूसरा, प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाके स्टार्टअप ऑब्जेक्ट जो है क्या रखना पड़ेगा। अब ये देखें, ये नहीं आ रहा ना, यहाँ पे टेंशन की बात ही कोई नहीं, मैं तो चाहता था ना आए। या अनमैनेज प्रोग्राम कॉपी किया, डबल क्लिक किया, कंसोल ऐप डॉट फाइल प्रोग्राम डॉट अनमैनेज प्रोग्राम, ठीक है। अब वो भाईजान खुद ही कर चुका होगा अनमैनेज प्रोग्राम, इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी कभी। बहुत से बच्चे इस चीज़ की टेंशन लेते हैं कि सर ये क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ ये रिसोर्स खुद ही ख़त्म होने चाहिए, ठीक। तो इस काम को हम कैसे करेंगे? इस काम को करने के लिए हम लोग कहेंगे फिर एक यूजिंग स्टेटमेंट होती है, यूजिंग ब्लॉक होता है। यूजिंग ब्लॉक में क्या होता है? हम कहते हैं यूजिंग स्ट्रीम रीडर दिस कंसोल राइट लाइन दिस। ये यूजिंग ब्लॉक बड़े मजे का ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो ही खत्म होगा ना तो जितनी भी इसके अंदर अनमैनेज रिसोर्सेज होंगी सबको उड़ा के चला जाएगा, ट्राई के अंदर यहाँ खत्म। हाँ जी, चला जाएगा, ठीक हो गया, समझ आ गई बातें। दैट्स सो सिंपल एंड वेरी मच इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओके, थैंक यू।